दत्ता और विजया मेरी ओर देखते हुए बोले, एक बात का ध्यान रखना, हम जिस जगह पर जा रहे हैं उस रास्ते पर नारियल, कच्चे आम और चीकू के पेड़ हैं। जितनी चीजें चाहिए रात में निकाल सकते हैं, और खास बात यह है कि 12:45 हमें लाल बत्ती में जाने का मौका मिलेगा। मैंने पूछा, लाल बत्ती मतलब? विजया बोला, अरे वो लाल बत्ती एरिया नहीं है क्या? मैंने पूछा, वहां क्या है? विजया बोला, अरे पागल, लाल बत्ती का मतलब समझ नहीं आता क्या? उसे छम छम एरिया कहते हैं। वहां रात को छम छम नृत्य शुरू होती है। वहां पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है और वहां देह व्यापार का धंधा चलता है। मैंने बोला, तू क्या बोल रहा है? मुझे नहीं पता था कि हमारे गांव में ऐसा भी एरिया है। तब विजया बोला, तू अभी बच्चा है इसलिए तुझे कुछ नहीं पता। परसों ही प्रसाद वहां गया था, उसके साथ अरुण भी था। उन दोनों ने मिलकर खूब मजा किया। अरे पागल, उन्होंने इतना बढ़िया डांस देखा, उन्होंने मोबाइल में शूट करके लाया है वह। मैंने बोला, क्या डांस देखा? ये सब तो हम YouTube पर भी देख सकते हैं, इसमें क्या खास है? तभी दत्ता बोला, अरे बेवकूफ, मोबाइल में देखने और असल में देखने में क्या फर्क है? विजया बोला, हाँ, प्रसाद तो कह रहा था कि वहां एक कमरा है जो ऊपर वाले मंजिल पर नहीं बल्कि नीचे वाले मंजिल पर है। पीछे की खिड़की से सब कुछ दिखता है। मैंने बोला, क्या बोलता है? विजया बोला, अरे हाँ, वहां सारी मौज मस्ती की चीजें दिखती हैं। मैंने बोला, ओह बाप रे, फिर तो मुझे लगता है कि हमें आज ही वहां जाना चाहिए। जो कुछ भी हो, रात में फल वगैरह इकट्ठा करने का काम बाद में करेंगे। मुझे नारियल भी नहीं चाहिए और चीकू भी नहीं चाहिए। अब जो देखना है वो वहीं जाकर देखेंगे। प्रसाद ने इतना बताया है तो कम से कम असल में देखने का अनुभव तो ले ही ले। विजया बोला, तो हम वही कह रहे हैं और तुम पागलों की तरह कह रहे हो कि तुम्हें लाल बत्ती एरिया भी नहीं पता। विजया और मेरी बातचीत खत्म हो चुकी थी, हम बस यही सोच रहे थे कि कब उस एरिया में जाएंगे। मैं, विजू, दत्ता, अरुण, हम चारों वहां जाने के लिए तैयार हो गए थे। अरुण ने मुझसे कहा, अच्छा सा ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा लेकर चलो ताकि शूटिंग अच्छे से कर सके। तब विजू बोला, और अगर किसी ने रात में पकड़ लिया तो? उस एरिया में बाउंसर होते हैं। अरुण बोला, बाउंसर बाहर क्या करेंगे? वे गेट पर ही होंगे ना? विजू बोला, हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन रिस्क मत लो। मोबाइल वगैरह साथ नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो हम सीधे सीधे पकड़े जाएंगे। अगर किसी ने मोबाइल चेक कर लिया और हमें मार पड़ी तो? मैंने बोला, नहीं भाई, मुझे डर लगता है, हम बस देखकर नेत्र सुख लेकर आ जाएंगे। दत्ता बोला, नहीं, ऐसी चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, जितना देखने को मिलेगा वही ठीक है। हम सब चल पड़े। जाते समय हमने एक तौलिया अपने कंधे पर लिया था ताकि कोई हमें पहचान न सके। एक के पीछे एक हम उस एरिया की तरफ जा रहे थे। फिर हमने तय किया कि पीछे के पहाड़ की ओर से जाएंगे, क्योंकि वहीं से पीछे से हमें वहां घुसने का मौका मिलेगा। बड़े लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में उस चौराहे से वेश्या व्यवसाय करने वाली लड़कियों के कमरों की ओर जा रहे थे। सभी कमरे दूसरी मंजिल पर थे। सिर्फ वह कमरा जो प्रसाद ने बताया था वह नीचे की मंजिल पर था, और वह भी पहाड़ की कगार पर बने एक बड़े कोलारू बंगले में पीछे की ओर का कमरा था। कुछ विशेष जगह होनी चाहिए, ऐसा हमें वो कमरा दिखाई दे रहा था। अरुण ने कहा, मुझे लगता है कि हमें पास से अच्छी तरह से देखना चाहिए कि कैसे दिखता है। उसके मन में यह विचार आया और तभी सामने पीछे की खिड़की का दरवाजा खुल गया। हमें महसूस हुआ कि अंदर कोई है। विजया बोला, कोई ग्राहक आया है शायद। अंदर कौन सी लड़की है, ये ध्यान से देखना चाहिए। हमारे मन में एक तरह की लालसा पैदा हो गई थी। धीरे धीरे हम पीछे के झाड़ियों से होते हुए उस कमरे के ठीक पीछे पहुंच गए। जैसे ही हम खिड़की के पास पहुंचे, लाइट चली गई। अरे यार, अब लाइट चली गई, अब कुछ भी साफ नहीं दिखेगा, अरुण ने कहा। मैंने तुमसे कहा था कि मोबाइल लेकर चलो। अच्छा बड़ा मेगापिक्सल वाला कैमरा लेते तो हम शूट कर सकते थे। मैंने कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ समझता है? अरे लाइट चली गई है, मोबाइल से शूटिंग भी करनी हो तो अंदर लाइट चाहिए ना। यहां तो कोई लाइट ही नहीं है, तो कैसे दिखेगा? उसी समय अंदर एक नीला बल्ब जल गया। उस बल्ब को देखकर हमें एहसास हुआ कि सिर्फ उसी कोलारू इमारत की लाइट बंद की गई थी। अंदर एक लड़की बाल खुले छोड़कर आईने के सामने खड़ी थी।
हम सभी लोग चुपचाप उसी तरह बैठे रहे, सोचते हुए कि थोड़ी देर में कोई वहां आएगा और हमें देखने का सुख मिलेगा। अरुण मुझसे कह रहा था, अब कुछ मत बोल, कोई भी रुकावट नहीं है, सब कुछ साफ दिख रहा है। हम उस खिड़की के पास खड़े होकर अंदर झांकने लगे। नीले प्रकाश में वो लड़की आईने के सामने बैठी थी और उसने अपनी पीठ पर ब्लाउज की गांठ बांध रखी थी। उसने बहुत ही नक्काशीदार ब्लाउज पहना हुआ था, जो नीले प्रकाश में साफ दिख रहा था। उसने अपने पीठ के बाल आगे की ओर किए और नीले प्रकाश में उसकी पीठ ब्लू डायमंड की तरह चमकने लगी। दत्ता ने मेरी ओर देखा और कहा, कुछ मत बोलो, शांत रहो, बस देखने की कोशिश करो। हम सभी ध्यान से उसे देख रहे थे। अब कोई अंदर आएगा, ये हमें समझ आ गया था। तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई और उसने दरवाजा खोला। अरुण मेरी ओर देखते हुए बोला, अब मस्त मौज देखने को मिलेगी। मैंने उसे कहा, शांत रहो, कुछ मत बोलो, अगर आवाज गई तो हम रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। मेरी बात सुनकर सभी चुप हो गए। दरवाजा खुला और अंदर नशे में धुत एक जवान लड़का आया। उसने उस लड़की की ओर देखा और कुछ ही क्षणों में उसके ऊपर चढ़ गया। उसने लड़की का चेहरा भी ठीक से नहीं देखा, सिर्फ उसके शरीर की ओर देखा और शारीरिक सुख लेने की कोशिश करने लगा। उसने अपने कपड़े उतारे और लड़की के कपड़े भी उतारे, और फिर वो उसके साथ किसी दरिंदे की तरह व्यवहार करने लगा। लड़की संभलने से पहले ही उसने उसे पकड़ लिया था। वो लड़का बहुत ताकतवर था, जबकि वो लड़की दुबली पतली थी। उसने उसे संभलने का मौका भी नहीं दिया और उसके साथ पाशविकता से शारीरिक सुख लेने लगा। ये दृश्य देखकर अरुण मेरी ओर देखते हुए बोला, कितना हावी होता है यह आदमी, उसे जरा भी शर्म नहीं है। उस लड़की का चेहरा तो देखना चाहिए था, उससे बात करनी चाहिए थी। हमें लड़की का चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। कुछ समय बाद वह शांत हो गया, अपनी पैंट की जेब से पैसे निकाले और उसके शरीर पर फेंक दिए और वहां से चला गया। वो बेचारी तड़पते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। अरुण के मन में उसके लिए प्रेम भावना जाग गई। उसने हमारी ओर देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि उसे सहारा देना चाहिए। वो बहुत घायल हो चुकी है, वो खुद से उठ भी नहीं पा रही है। कितना बेकार इंसान था वह। सच में वेश्याओं की जिंदगी कितनी भयानक होती है, बाप रे। अगर शराब पीकर लोग इस तरह इन लड़कियों का शोषण करते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल भरी बात है। उसके ऐसा कहने के बाद हम एक दूसरे की ओर देखते हुए बोले, सच में नशे में डूबे हुए इंसान को किसी बात का एहसास नहीं होता। इतने में हमने फिर से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर सिर्फ भयानक अंधेरा था, नीली रोशनी भी नहीं थी और अंदर कोई भी नहीं था। ये कैसे संभव हो सकता है? हम सभी खिड़की से अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अरे, हम जिस दृश्य को देखना चाहते थे वो हमें दिखाई ही नहीं दिया। एक ही मिनट के भीतर ऐसा क्या हुआ? क्या वो लड़की इतनी जल्दी उठकर वहां से चली गई? ये कुछ अजीब है, मैंने गुस्से में कहा। यह क्या? इतनी रात को यहां तक आए और अब ये सब देखकर हमें चुपचाप बैठना पड़ रहा है। उस लड़की का दर्द, वो कष्ट मुझसे तो देखा नहीं जा रहा। अरुण ने कहा, हम सामने की ओर जाकर देखें क्या? शायद वो बाहर निकल आए हो। हम धीरे धीरे सामने की ओर जाने की कोशिश करने लगे। काफी दूरी तय करने के बाद हम सामने की ओर पहुंचे। तब हमने देखा कि सामने सीढ़ियों से ऊपर जाने वाले कुछ लोग दिख रहे थे। हम वहां पहुंचे और देखा कि नीचे 2 बाउंसर खड़े हुए थे। वे हमारी ओर देखते हुए बोले, अरे, तुम लोग पीछे से कहां से आ गए? तब हमने कहा, क्या पीछे से आने पर पाबंदी है? तभी एक बाउंसर ने कहा, तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? मैंने कहा, हम ग्राहक हैं, तू ही हमसे ठीक से बात कर। अब उसे क्या जवाब देना है वो समझ नहीं पाया। वो बोला, अरे, पीछे की ओर कोई नहीं जाता। पीछे की ओर जाने की तो बात छोड़ो, वहां देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं होती। हमने कहा, तुम क्या कह रहे हो? हम अभी वहीं से आ रहे हैं। तब वो बाउंसर बोला, ये कैसे संभव है? जिसने भी पीछे के हिस्से में प्रवेश किया है वो अगले दिन तक किसी को दिखाई ही नहीं देता। हम चारों बुरी तरह डर गए। किसी को दिखाई नहीं देता? तब वो बाउंसर बोला, उस पान टपरी वाले काका से पूछो, वो सब कुछ बताएंगे। हम थोड़ी ही दूरी पर स्थित आना साहब की पान टपरी पर पहुंचे और उनसे पूछा कि पीछे के हिस्से में गए व्यक्ति को वापस कभी देखा नहीं जाता। इसका रहस्य क्या है?
तब अन्ना साहब बोले, बच्चों तुम वहां नहीं गए ना? फिर जाने दो, तुम क्या करोगे रहस्य जानकर? हमने कहा, हम तो वहीं से आए हैं। दत्ता और विजया दोनों बोले, यह अरुण तो बहुत करीब से देखकर आया है। तब अन्ना साहब बोले, बच्चों तुम्हें वहां जाने को किसने कहा? वो जगह बहुत ही भयानक है। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं, वो तो एक अच्छी सी जगह थी। अन्ना साहब बोले, अरे उस कमरे में एक जवान वेश्या की आत्मा रहती है। रात में अगर कोई वहां गया तो वो व्यक्ति 24 घंटे के बाद कभी वापस नहीं आया। उद्धरण चिन्ह डॉट। हम बहुत डर गए। अन्ना साहब की ओर देखते हुए हमने कहा, अरे हमने अभी देखा उस कमरे में वो लड़की थी और अचानक वो गायब हो गई। वो लड़की नहीं थी क्या? वो वेश्या नहीं थी क्या? तब अन्ना साहब बोले, अरे मूर्खों, अगर नीचे वेश्या व्यवसाय चल रहा था तो लोग ऊपर क्यों जाते? दूसरी मंजिल पर क्यों? तुम लोग वहां क्यों गए थे? बेवजह उस मुसीबत में पड़ गए। तब हमने कहा, हमारे दोस्त प्रसाद ने ही हमें बताया था कि वहां एक कमरा है। अब वो कहाँ है? क्या वो खुद जाकर देख आया था? हमने कहा, हाँ वो खुद जाकर देख आया था। अब वो कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन उसने देखने के बाद अगले ही दिन हमें बताया था। उसने कल ही देखा है। तब अन्ना साहब बोले, अब प्रसाद गया समझो और कल तुम सब। प्रसाद गया समझो, ये सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उससे भी ज्यादा भयानक स्थिति तब हो गई जब हमें बताया गया कि हम भी उस जगह से गायब हो जाएंगे। तब हमें सच में डर लगने लगा। पहले प्रसाद कहाँ है ये पता लगाना जरूरी था। हमने अन्ना साहब से कहा, आप जो कुछ भी बता रहे हैं उसे सच कैसे माने? तब अन्ना साहब बोले, अरे मूर्खों, अब जाओ और देखो कि वो कमरा कैसा है, फिर तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। हमने अन्ना साहब से कहा, अगर आपकी बात सच हुई तो प्रसाद अब जिंदा नहीं होगा और कल हम सब। ये कैसे संभव है? तब अन्ना ने कहा, तुम लोग फिर से उस कमरे की खिड़की के पास जाओ, तभी तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं जाएंगे। अगर जो तुम कह रहे हो वो सच निकला तो हमारी जान बेवजह चली जाएगी। हमें मरना नहीं है, हमें इससे बचने का कोई उपाय बताओ। तब अन्ना साहेब बोले, पहले उस प्रसाद की हालत का पता लगाओ। वो तुम्हें उसी कमरे में मिलेगा, और एक बार जब वो कमरे के अंदर मिल गया तो आगे क्या करना है यह मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल है, यह उतना आसान नहीं है जितना लगता है। तुम चारों को फिर से उस खिड़की के पास जाकर प्रसाद को पुकारना होगा। अगर प्रसाद का चेहरा दिखाई दिया तो ही तुम बच सकते हो। ये याद रखो, जब तक उसका चेहरा नहीं दिखता तब तक तुम सुरक्षित नहीं हो। दत्ता और अरुण रोने लगे। विजया ने मुझसे कहा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें एक और बार कोशिश करनी चाहिए। हम सब एक बार फिर से उस रास्ते पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम उस बंद कमरे की पिछली खिड़की के पास पहुंचे। अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंदर घना अंधेरा था। हमने प्रसाद प्रसाद कहकर बहुत देर तक पुकारा, लेकिन प्रसाद कहीं नहीं दिखा। हमें अन्ना साहेब की हर बात याद आने लगी। अगर हमने उस कमरे में प्रसाद को नहीं देखा तो हमारा भी कुछ नहीं बचेगा। हम एक दूसरे की ओर देखते हुए रोने लगे। अब क्या होगा ये हमें समझ नहीं आ रहा था। उसी समय हमने फिर से प्रसाद प्रसाद कहकर पुकारना शुरू किया। जैसे ही हम पुकारने लगे वो लाइट फिर से टिमटिमाने लगी। कुछ ही क्षणों में वो लड़की हमारे सामने दिखाई दी। फिर से उस प्रकाश में वो लड़की अपने कपड़े उतारते हुए दिखाई दी। हम उसे देख रहे थे, लेकिन प्रसाद कहीं नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, अब क्या करना चाहिए ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में पलंग के नीचे से कुछ खींचकर बाहर निकाला गया। जब हमने देखा तो पाया कि वो और कुछ नहीं बल्कि प्रसाद की लाश थी। शायद उसकी जान जा चुकी थी। प्रसाद की इतनी भयानक स्थिति देखकर हम बुरी तरह डर गए। उस लड़की ने उसकी लाश को उठाकर पलंग पर पटक दिया। हमारे दिमाग में एक बात आई कि अन्ना साहेब ने जो तरीका बताया था उसके अनुसार प्रसाद हमें वापस दिख गया था। हम तुरंत वहां से भागते हुए अन्ना साहेब की ओर चल पड़े। हमें लगभग यकीन हो गया था कि प्रसाद की मौत हो चुकी है, लेकिन आगे क्या करना चाहिए ये समझ नहीं आ रहा था। प्रसाद की मौत हो चुकी है ये जानने के बाद अरुण रोने लगा। अब हम भी प्रसाद की तरह उस कमरे में मरने वाले हैं।
वो बंद कमरा, वो 1 साल पुराना कमरा था, और वो वेश्या वाकई में एक भयानक पिशाच थी। अब हमें ये समझ में आने लगा कि हमें इससे कैसे बचना है। उसके बारे में क्या हुआ है, ये सोचने लगे। हम दौड़ते हुए अन्ना साहेब के पास पहुंचे और उनसे कहा, हमें प्रसाद उस जगह पर दिखा, उसकी मौत हो चुकी है। तब अन्ना साहेब ने कहा, बच्चों, तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है कि तुम्हें उसकी लाश तो दिखाई दी। मैं जो कहता हूं वो करो। हर एक जन 5-5 पान, हल्दी और काली सुपारी ले लो, और मेरे बताए हुए तरीके से उस कमरे के चारों दिशाओं में 1-1 फुट गहरा खोदकर उन्हें दबाओ और तुरंत मेरे पास वापस आओ। मैं बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अन्ना साहेब द्वारा बताए गए तरीके से हम सब सामग्री लेकर उस जगह जाने के लिए निकल पड़े। हमारे मन में जबरदस्त डर था। ऊपर की ओर देखा तो देखा कि उस बंद कमरे के ऊपर की छत से प्रसाद को उल्टा लटकाया गया था, और वह कमरे में रहने वाली लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। वो अर्धनग्न अवस्था में प्रसाद की लाश को बाहर की ओर पेड़ से उल्टा लटकाकर चिल्ला रही थी। उस भयानक स्थिति को देखकर मुझे ये सवाल उठने लगा कि आखिर कैसे हम उन पत्तों और सामग्री को 1 फुट या 1.5 फुट गहरे खोदकर दफनाएं। अब इसके अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। प्रसाद को मरा हुआ देखने के बाद हमारे सामने हमारा उल्टा लटकता हुआ मृत शरीर नजर आने लगा। वो लड़की बेहद सुंदर थी और उसका शरीर भी आकर्षक था, लेकिन उसे देखने के बाद हमारी वासना पूरी तरह से गायब हो गई थी, क्योंकि हमारे सामने मौत खड़ी थी। क्या कारण था कि उस बंद कमरे में उस वेश्या ने प्रसाद को मार दिया होगा, ये सोच मेरे मन में आने लगी। अब हमें किसी भी तरह उन सभी सामग्रियों को चारों दिशाओं में दबाना था। हम चारों दिशाओं में उन सामग्रियों को ठीक से दफनाने की तैयारी में लग गए थे। काफी समय बीत गया। आधे घंटे के बाद वो महिला दिखाई देना बंद हो गई। फिर हमने एक बार फिर से उस जगह पर जाकर खोदना शुरू किया और उन 5 पत्तों और बाकी सामग्री को खड्डे में दफनाकर वापस अन्ना साहेब की पान की दुकान की ओर लौटने लगे। हमारी जान में जान आ गई थी। अब तक किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आई थी। अब आगे कैसे जीना है, इसके लिए हमारी कोशिशें शुरू हो गई थीं। हम सब अन्ना साहेब की दुकान पर जाकर रुक गए। अन्ना साहेब हमारी ओर देखकर बोले, सारा सामान सही तरीके से उन खड्डों में दफना आए हो ना? हम सबने हाँ में जवाब दिया। अब चलो, जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करना होगा। उन्होंने अपनी पान की दुकान बंद की और हमारे साथ निकल पड़े। अन्ना साहेब ने हमारी ओर देखते हुए कहा, चलो, जैसा मैं कहूंगा उसी तरीके से तुम्हें अंदर जाना है। हम उस घर के पास पहुंच गए। अन्ना साहेब ने कहा कि तुम्हें एक एक करके उस कमरे में जाना होगा। जब तक तुम चारों नहीं जाओगे तब तक इस संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी। अन्ना साहेब की ये बातें सुनकर हम डर गए। आप हमें उस पिशाचनी के कमरे में भेज रहे हैं। वो कमरा बंद रहता है और आप हमें उसी कमरे में भेज रहे हैं। तब अन्ना साहेब बोले, अरे, तुमने अपने हाथों से जो सामग्री चारों दिशाओं में दफनाए है, उसकी वजह से वो लड़की कमरे के किनारे ही घूमती रहेगी। वो कमरे के बाहर के हिस्सों में तुम्हें ढूंढेगी, लेकिन वो तुम्हें बाहर किसी भी जगह नहीं देख पाएगी क्योंकि तुम उसी कमरे में बंद रहोगे। कल रात तक मैं तुम्हें उस कमरे से बाहर निकालूंगा। तब तक वो लड़की तुम्हारे द्वारा दफनाई गई सामग्री को प्राप्त करके मुक्त हो जाएगी। ये सुनकर हम कांप उठे। अरे, आप हमें उस कमरे में भेजने की बात कर रहे हैं? तब अन्ना साहेब बोले, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ध्यान रखो, आज तक कभी भी 4 लोग उस कमरे के पास नहीं आए हैं। तुम पहली बार 4 लोग आए हो और तुम्हारा नसीब इतना अच्छा है कि तुम चारों बचने वाले हो। लेकिन तुम्हें उस बंद कमरे में ही रहना होगा। हमने पूछा, अन्ना साहेब, उस कमरे का रहस्य क्या है? उस लड़की पर किसी ने अत्याचार किया था क्या? वो इस तरह लोगों की जान क्यों ले रही है? जो भी उसे देखने जाता है वो उसे मार डालती है। तब अन्ना साहेब बोले, जब तुम कल शाम को कमरे से बाहर आओगे तब मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। उस कमरे में जाने का साहस हम में नहीं था, लेकिन अन्ना साहेब की बातों से हमें समझ आ गया कि अगर हमें बचना है तो हमें उस जगह जाना ही होगा। हमने आखिरी बार उन पर भरोसा करके उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। अंदर प्रवेश करने के लिए हमने कोशिश करनी शुरू कर दी। अन्ना साहेब बोले, उस पेड़ पर लटकी हुई लाश को देखो। कल तुम्हारी बारी भी वहां हो सकती है। ये ध्यान में रखो और तभी बाहर निकलने की हिम्मत करो। हमने कहा, हम तब तक बाहर नहीं आएंगे जब तक आप हमें बाहर नहीं निकालेंगे।
वो लड़की कमरे के बाहर प्रसाद की लाश को जिस तरह से लटकाकर विकट हास्य कर रही थी, उसे देखकर हम कमरे के अंदर चले गए। अन्ना साहेब ने कमरे को बंद कर दिया। अरुण, दत्ता, विजय और मैं, हम चारों दिल थामकर वहां खड़े रहे। हमें पता था कि अगर हमने कोई गलत कदम उठाया तो कुछ न कुछ जरूर होगा। अरुण ने मुझसे कहा, हमें साथ में नहीं बैठना चाहिए। इस पलंग के नीचे से ही उस वेश्या ने प्रसाद की लाश खींचकर निकाली थी। हमें उस वेश्या का नाम भी नहीं लेना चाहिए। हम सभी ने सोचकर एक एक कोने में बैठना शुरू किया। उन कोनों में बैठने के बाद हमें समझ आ गया कि हम एक भयानक स्थिति में फंस चुके हैं। प्रसाद की मौत कैसे हुई, वो दृश्य हमारी आंखों के सामने आने लगा। प्रसाद यहां आया था और उसने उस खिड़की से वीडियो शूट किया था। उसने उस लड़की का वीडियो शूटिंग करके सबको दिखाया था। उस बंद कमरे की पिशाचनी वेश्या के रहस्य को उसने हम तक पहुंचा दिया था। शायद उसी वजह से उस लड़की ने उसे मार डाला था। हमारे मन में यह विचार आने लगा। कुछ समय के बाद सुबह हो गई। हम सब डरकर और जान हथेली पर रखकर सूरज की रोशनी में पूरी तरह सो गए। रात भर की जागरानी और वो देखा हुआ दृश्य आंखों से हट नहीं रहा था। कब बाहर निकलूंगा, यही सोच रहा था। सामने सिर्फ अंधेरा और उस लड़की के साथ हुए सभी अत्याचारों के दृश्य नजर आ रहे थे। हम शाम होते ही अन्ना साहेब के आने और दरवाजा खोलने का इंतजार कर रहे थे। अन्ना साहेब ने दरवाजा खोला और हमें बाहर निकाला। बाहर आने पर उन्होंने हमें आसपास के चारों खड्डे दिखाए। वे खड्डे देखने के बाद अन्ना साहेब ने कहा, उस पेड़ के नीचे वाले खड्डे को देखा क्या? हम उस खड्डे के पास गए और जब थोड़ी खुदाई की तो उन्होंने हमें प्रसाद का चेहरा दिखाया। फिर उस पर मिट्टी डालते हुए बोले, जो लड़की यहाँ थी वो कौन थी जानते हो? वो एक पिशाचनी थी। वो वेश्या नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसे वेश्या कहकर बदनाम किया और मजबूर किया। उस लड़की के घर में जब वो अपने कपड़े बदल रही थी, कुछ लड़कों ने इसी खिड़की से मोबाइल से शूटिंग की थी। वे उसके कॉलेज के लड़के थे और उसे धमकी दी कि यह वीडियो वे हर जगह वायरल कर देंगे। फिर इसी कमरे में उन पांचों ने एक एक करके उसके साथ बलात्कार किया। आखिरकार उस लड़की ने 1 महीने बाद दम तोड़ दिया, क्योंकि हर रोज एक लड़का आकर उसके साथ बलात्कार करता था। उसका पिता गांव में खेती के काम के लिए रहता था और उसके साथ उसकी दादी थी। जब दादी बाहर सोती तो कॉलेज के लड़के उस कमरे में आकर उसके साथ ऐसा घिनौना काम करते थे। आसपास के लोग ये समझने लगे कि यह सब उसकी मर्जी से हो रहा है, इसलिए उसे वेश्या समझने लगे। अगर कोई उस खिड़की से मोबाइल से शूटिंग करता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती, और यही गलती प्रसाद ने की थी। उसे वह अकेला मिला, इसलिए उसने अगले दिन शाम तक उसे खत्म कर दिया। उसी खिड़की से तुम चारों लोग रात में उस दृश्य को देखने के लिए आए, लेकिन चूंकि तुम चारों थे, इसलिए चारों दिशाओं में पवित्र पान सुपारी रखकर उसे मुक्त करने का अवसर मिला। 4 व्यक्तियों के हाथ से रखा हुआ अन्न उसे मिल जाए तो वह इस दुनिया से मुक्त हो जाएगी, और यही मौका था, इसलिए मैंने तुम्हें वह उपाय बताया। और वो तुम्हारे हाथ का अन्न लेकर चली गई। हमने अन्ना साहेब की ओर देखा और कहा, अगर आपको ये सब पता था तो फिर प्रसाद की जान क्यों जाने दी? तब अन्ना साहेब बोले, प्रसाद मेरे पास आया ही नहीं था। तुम्हारे कारण मुझे पता चला कि प्रसाद वहां गया था। आमतौर पर हम रात में उस इलाके में किसी को जाने नहीं देते, लेकिन बच्चों, तुम गए तो ये सब कुछ विधि का लिखा हुआ ही था। हमने पूछा, आपको इस बारे में सब कैसे पता? तब पान की दुकान चलाने वाले अन्ना साहेब ने कहा, मित्रों, उस लड़की का जो पिता खेत में काम करने गया था वो मैं ही था। मेरी ही बेटी के साथ यह भयानक घटना हुई थी। अब हमें उस बंद कमरे का रहस्य समझ में आ गया था। वो बंद कमरा किसी वेश्या का नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की का था। हमारे चैनल भूतिया किस्से हिंदी हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं और अगली कहानी का इंतजार कीजिए।